हाँ तो बच्चों, इससे पहली वीडियो मैंने रीडिंग करा दी थी। रीडिंग का कुछ पार्ट रह गया था एक्सप्लेन करने के लिए, ध्यान समझ लीजिए बच्चों। अब त्रिडी के मैदान की ओर चलते हैं। त्रिडी के मैदान में जब लेखक पहुंचा तो त्रिडी का जो मैदान था वो पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो किसी टापू जैसा लगता था। यानी पहाड़ों से घिरे स्थान को टापू कहते हैं और वो टापू जैसा ही लगता था। मैदान के भीतर दूर से दिखाई देने वाली एक पहाड़ी थी जिसका नाम था त्रिडी समादगिरी। यहाँ पर सुमति अनेकों यजमान रहते थे, अनेक यजमान रहते थे। जहाँ सुमति उनसे मिलने जाता था, उन्हें ताबीज़ बनाकर देता था, ताबीज़ बना लेता था। जैसे कपड़ों की बत्ती फाड़ ली, कपड़ों की जो कपड़े होते हैं कपड़ों की चीर फाड़ ली, उनके टुकड़े कर लिए, लंबी लंबी लंबाई में फाड़ लिया उन्हें, और उनके ताबीज़ बनाकर उनके जैसे कुछ बच्चों को बांधते हैं, कुछ गले में बांध लेते हैं, कुछ अपने हाथ पर बांध देते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि कुछ थोड़े छोटे से ताबीज़ बनाकर वो वहाँ बांटा करता था अपने यजमान को। तो जब वहाँ से वे लोग चले तो लगभग 10-11 बज चुके थे। जब वो लोग चले तो उन्हें तेज धूप में चलना पड़ा। अब वो सोचने लगे कि इससे तो बेहतर होता कि जब हम कम धूप थी तभी निकलते तो अच्छा होता, क्योंकि उन्हें वहाँ कोशिश की कि कुछ आदमी मिल जाए वहाँ जो उन्हें पहुँचा सके। वहाँ कोई नहीं मिला, इसलिए उन्हें वहाँ धूप हो गई। फिर भी उन्हें धूप में ही जाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो वहाँ चल दिए और वहाँ जाकर वे शेखर विहार में पहुँचे। शेखर विहार जैसे हमारे यहाँ मंदिर होते हैं और मंदिर में चारों तरफ मैदान होता है बैठने उठने के लिए, लोगों के बैठने के लिए या यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होती है बहुत सी जगह। वही वो उस शेखर विहार में पहुँचे और वहाँ जाकर वो अपने यजमान से मिले। बच्चों, वहाँ जो लोग रहते थे शेखर विहार में, जो लोग रहते थे, जो पुजारी रहते थे, उनको बौद्ध भिक्षु कहा जाता था। भिक्षु जैसे हमारे यहाँ पुजारी कहा जाता है, पंडित कहा जाता है, वहाँ भिक्षु कहा जाता था, बौद्ध भिक्षु, जिन्हें नम से भी बोलते थे। बच्चों, वहाँ जागीरदारी प्रथा थी। वहाँ जो लोग थे वहाँ जागीरदारी प्रथा थी, जमींदारी का प्रचलन था। जैसे हमारे यहाँ जमींदारी बोलते हैं, वहाँ उसे जागीरदारी बोलती है। जमींदारी का प्रचलन था। तिब्बती जो जमीन होती थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटी जाती थी और छोटे बड़े सभी जागीरदार जो होते थे उनको वो जमीन दे दी जाती थी। इन जागीरों का बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ के जो मठ होते थे, यानी जो बौद्ध मठ होते थे, उनके जो पुजारी होते थे उनके पास होता था। उनकी देख रेख में उन जमीन का हिस्सा होता था, उस जमीन पर काम कराया जाता था। जो भी फसल या जो भी काम होता था उन बौद्ध जो मठों की देख रेख करते थे उनके पास ही उसका हिस्सा होता था। ये जागीरदार बेगार में अपना काम कर लेते थे। बेगार में बिना पैसे के अपना काम करवा लेते थे लोगों से, क्योंकि गरीबी थी इसलिए लोग बेगार में यानी फ्री में वहाँ मजदूर मिल जाते थे। समय समय पर खेती का प्रबंध देखने के लिए जो भिक्षु लोग थे वो वहाँ आते जाते थे। वहाँ भिक्षुओं को राजा की तरह से माना जाता था। जब लेखक वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनकी मुलाकात वहाँ के जो मुखिया थे, भिक्षु थे, बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, जो मुखिया थे, उनसे मुलाकात हुई, जिनको नम से कहते थे। उस शेखर विहार की जो खेती थी, मुखिया भिक्षु के नम से ही उस खेती को कराते थे। वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। लेखक को भिखमंगे के वेश में देखकर भी उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा और वो बड़े प्रेम से उनसे मिले। उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी। एक अच्छा सा वो एक अच्छा मंदिर था जहाँ उनमें ठहरने के लिए उनकी व्यवस्था कर दी गई। लेखक वहाँ देखा, उस मंदिर में देखा और उस मठ में देखा कि वहाँ बुद्ध वचन थी, यानी भगवान बुद्ध के जो उपदेशों की जो कुछ पुस्तकें थी वो हस्तलिखित मीन्स हाथ के लिखी हुई थी। और हाथ के लिखी हुई वो पुस्तकें थी, मोटे मोटे अक्षरों में थी और वो इतनी भारी थी कि लगभग कोई भी एक भी पुस्तक वहाँ 3 से 15 से वजन से कम नहीं थी। कितनी पोथियाँ थी? वो 108 पोथियाँ थी। तो बच्चों वो पोथियाँ जो थी उनका वजन 15 से कम नहीं था। बहुत भारी थी, यानी वो हाथ से लिखी हुई थी और बहुत भारी थी। हाथ से लिखने होने में कागज ज़्यादा लगेगा, अक्षर भी उसके बड़े होंगे। तो लेखक वहाँ जाकर उनको पढ़ने में न गया। उनकी संख्या लगभग 103 थी और 103 में एक पुस्तक का वजन लगभग 15 किलोग्राम था। लेखक वहाँ जाकर उन पुस्तकों को पढ़ने लगा। अब पढ़ते पढ़ते वह उतना तल्लीन हो गया, उनको पढ़ने में ऐसा रम गया, उसका ऐसा मन लगा कि उसे होश ही नहीं रहा, उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि वहाँ
उसे रहते हुए उसको पढ़ते हुए वहाँ कितना समय बीत गया, क्योंकि मोटे कागज़ पर थी और बड़े अक्षरों में लिखी गई थी। पहले तो उसने सुमत से जाने के लिए कह दिया कि तुम जल्दी लौट आना, 2-3 दिन में ही लौट आना, लेकिन सुमत गया, सुमत से उन्हें जाने के लिए कहता था कि जल्दी आना, लेकिन उस दिन उसने सुमत से जाने के लिए नहीं कहा कि तुम जल्दी आ जाना, क्योंकि वो पुस्तक पढ़ने में उसका मन लग गया था। लेकिन फिर भी सुमत उसी दिन शाम को वहां लौट आया। दूसरे दिन लेखक और उसके साथी जब वहां लौट आया तो अब लेखक वहां रुक नहीं सकते थे, लेखक और उसका साथी सुमति वहां रुक नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध भिक्षु से आज्ञा ली और वहां से चलकर वे वापस भारत आ गए। तो बच्चों, इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने उसकी यात्रा में आई कठिनाइयों के बारे में, तिब्बती समाज के बारे में बताया है, वहाँ की जागीरदारी प्रथा के बारे में बताया है, वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में बताया कि हमारे यहाँ के रहन सहन में और वहाँ के लोगों के रहन सहन में बहुत बड़ा फर्क था, बहुत अंतर था। वहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी, लोग एक दूसरे से बड़े प्रेम से मिलते थे, यानी लोग एक दूसरे पर विश्वास करते थे। बाहर के लोगों पर विश्वास किया जाता था, किसी को बुलाकर किसी को भी अपने घर में शरण दे दी जाती थी, यानी किसी को अपने घर में रख लेते थे। अब बच्चों, ये चैप्टर आज इसकी रीडिंग खत्म हो गई, इसकी जो एक्सप्लेन था वो भी फिनिश हो गया है। अब इसका आगे का वर्क यानी इसके वर्ड मीनिंग, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और जो भी इसका वर्क है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी, या तो वीडियो फॉरवर्ड करूंगी, अदरवाइज आपका रिटन वर्क आपके पास फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, धन्यवाद।